आज हम बात कर रहे हैं ईपीएस 1995 यानी कर्मचारी पेंशन योजना के फॉर्म 10D के बारे में। ये वो फॉर्म है जिससे मासिक पेंशन मिलती है हाँ बिल्कुल। ये फॉर्म भरना पड़ता है पेंशन शुरू करवाने के लिए। कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, पेंशन कितने तरह की होती है और फॉर्म भरने में क्या ध्यान रखना है। और हाँ, एक छोटी सी पर काम की बात, क्या? फॉर्म के ऊपर ना अपना मोबाइल नंबर जरूर साफ साफ लिख दें। अच्छा हाँ, वो एसएमएस अलर्ट्स के लिए है ना। बिल्कुल, अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन दावा कर सकता है पेंशन का। हाँ, सबसे पहले कौन? देखिए, सबसे पहले तो मेंबर खुद, अगर सदस्य नहीं रहे तो उनकी विधवा या विधुर, ओके। फिर उनके बच्चे, मतलब अगर बच्चे वयस्क हैं तो वो खुद, वरना उनके गार्डियन। और अगर ये सब नहीं है तो फिर नॉमिनी या आश्रित माता पिता भी क्लेम कर सकते हैं। लिस्ट में कई लोग हैं। हाँ, अच्छा, अब ये बताइए कि पेंशन मिलती कितनी तरह की है इस फॉर्म से। हाँ, ये समझना जरूरी है। कई तरह की सिचुएशन कवर्ड है। सबसे कॉमन है रिटायरमेंट पेंशन। वो 58 साल वाली। हाँ, 58 साल पूरे होने पर। फिर एक होती है घटी हुई पेंशन। वो क्या है? मतलब अगर कोई 50 साल का हो गया है पर 58 से कम है और नौकरी छोड़ दी है तो वो थोड़ी कम पेंशन ले सकता है। अच्छा, अर्ली पेंशन जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। फिर अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी छोड़ दे ओ। तो अशक्ता पेंशन मिलती है। सदस्य की डेथ होने पर विधवा और संतान पेंशन है। और कुछ खास मामलों में अनाथ पेंशन, नॉमिनी पेंशन और आश्रित माता पिता पेंशन भी है। लेकिन एक सवाल जरूर आता है, अगर किसी की नौकरी मतलब वो क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम हो तो? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर सर्विस 10 साल से कम है तो उन्हें ये मंथली पेंशन नहीं मिलती। तो फिर? उन्हें मिलता है विड्रॉल बेनिफिट और उसके लिए फॉर्म 10C भरना होता है, 10D नहीं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। 10 साल से कम तो फॉर्म 10C। ठीक है। अब फॉर्म भरने पर आते हैं। मेंबर की क्या डिटेल्स चाहिए? इसमें बेसिक चीजें हैं, नाम, जन्म तिथि, मैरिटल स्टेटस, पिता या पति का नाम, ये सब। पर सबसे ध्यान देने वाली चीज है पीएफ अकाउंट नंबर। हाँ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। रीजन कोड, ऑफिस कोड, एस्टैब्लिशमेंट कोड, फिर अकाउंट नंबर, सब एकदम सही होना चाहिए। जरा सी गलती से प्रोसेस अटक सकता है। वेबसाइट पे कुछ मदद मिलती है इसके लिए? हाँ, ईपीएफ की वेबसाइट पर एस्टैब्लिशमेंट सर्च का ऑप्शन है, उससे कोड्स वगैरह पता कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट कंपनी का नाम, पता, नौकरी कब छोड़ी, क्यों छोड़ी, ये सब भी? जी हाँ, खासकर अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो वजह साफ बतानी होगी, और परमानेंट एड्रेस भी। अच्छा, एक चीज जो पहले होती थी, वो पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ लेना, मतलब कम्यूटेशन, या वो कैपिटल वापसी वाला ऑप्शन, फॉर्म में उसका भी जिक्र है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पहले ऑप्शन था कि आप अपनी पेंशन का 1/3 हिस्सा एक साथ ले लें, हाँ, सुना है। और एक रिटर्न ऑफ कैपिटल का भी ऑप्शन था। लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों ही चीजें 26 सितंबर 2008 से बंद हो चुकी हैं। ओ, यानी 2008 के बाद जिनकी पेंशन शुरू हो रही है, उनके लिए ये कम्यूटेशन वाला चक्कर खत्म। बिल्कुल खत्म, नोटिफिकेशन आ गया था इसका। तो ये पॉइंट अब लागू नहीं होता अगर पेंशन सितंबर 2008 के बाद शुरू होनी है। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, आगे परिवार और बैंक डिटेल्स। हाँ, इसमें जीवित पति पत्नी और बच्चों की जानकारी देनी होती है। बच्चे अगर माइनर हैं तो गार्डियन की डिटेल्स और उनका एज प्रूफ लगेगा। जैसे स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ बिल्कुल। और अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और पेंशन आएगी कैसे? बैंक अकाउंट? हाँ, सेविंग्स बैंक अकाउंट की डिटेल देना तो मस्ट है। पेंशन उसी में आएगी। और जो भी क्लेम कर रहा है मेंबर, पति पत्नी बच्चे, सबका अपना अलग अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में? नहीं, कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, उन्हीं में खुलवाना होता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि मेंबर, पति पत्नी, बच्चों का अकाउंट एक ही बैंक ब्रांच में हो, उससे आसानी रहती है। ठीक है। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं साथ में? एक तो पेंशनर का पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल और सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन की 2 कॉपी, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, अगर डिसेबिलिटी है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, और हाँ, अगर सदस्य की मृत्यु 58 से पहले हुई और कोई फैमिली मेंबर एलिजिबल नहीं है तो नॉमिनी अप्लाई कर सकता है फॉर्म 2 के हिसाब से। ओके। और अगर अलग-अलग जगह काम किया हो तो? हाँ, या स्कीम सर्टिफिकेट मिला हो तो वो डिटेल्स भी देनी होती हैं। ये सब तैयार करके फॉर्म जमा कहाँ करना है? नॉर्मली तो अपनी लास्ट कंपनी के थ्रू जमा होता है। और अगर कंपनी बंद हो गई हो या हाँ, कुछ इशू हो? तो फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, पोस्टमास्टर या बैंक मैनेजर जो ऑथराइज्ड हो से अटेस्ट करवाकर सीधे
ईपीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो कुल मिला के फॉर्म 10D काफी अहम है। मंथली पेंशन शुरू करवाने के लिए ध्यान से भरना, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना, ये सब जरूरी है। जी, और वो 2008 वाली बात फिर याद दिला दूं, कम्यूटेशन और रिटर्न ऑफ कैपिटल अब पुराने पेंशनर्स के लिए ही है, नए वालों के लिए नहीं। बिल्कुल। ये फॉर्म शायद देखने में थोड़ा लंबा लगे, पर इसे सही से भरना प्रोसेस को स्मूथ बना देता है। वैसे एक सवाल मन में आता है, क्या लगता है भविष्य में टेक्नोलॉजी ऐसी प्रक्रियाओं को पेंशनर्स के लिए और आसान बना पाएगी? ये सोचने वाली बात है। उम्मीद तो यही है कि चीजें और सरल हों। शायद आने वाले वक्त में ये सब और डिजिटल और आसान हो जाए।